नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इन्वेस्टेड सारथी, आपका अपना फाइनेंशियल दोस्त। स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ही खास और गहरे विश्लेषण में। दोस्तों, शेयर बाजार सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये भावनाओं का, भविष्य का और देश की बदलती तस्वीर का आईना है। हर 10 या 15 सालों में एक ऐसा दौर आता है जब कोई एक सेक्टर पूरे बाजार की दिशा बदल देता है। आपको याद होगा 2000 का दशक, जब आईटी कंपनियों ने भारत की पहचान दुनिया में बनाई थी। फिर 2007 का दौर आया, जब सड़कें, पुल और बिजली बनाने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों ने धूम मचाई। और अब 2020 के बाद जिस कहानी ने न सिर्फ निवेशकों का बल्कि पूरे देश का ध्यान खींचा है, वो है हमारा डिफेंस सेक्टर। आजकल आप जहां भी देखें, चाहे न्यूज चैनल हो, दफ्तर की कैंटीन हो या दोस्तों की महफिल, हर जगह बस एक ही चर्चा है, डिफेंस के शेयर। 100 रुपये का शेयर देखते ही देखते 500 का हो गया, 500 वाला 2000 का हो गया। ऐसी रफ्तार देखकर मन में खुशी भी होती है और थोड़ा डर भी लगता है। खुशी इस बात की कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, और डर इस बात का कि कहीं हम मौका चूक तो नहीं गए, या कहीं हम सबसे ऊंचे भाव पर फंसने तो नहीं वाले। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे हैं। क्या ये तेजी असली है या ये कोई बुलबुला है? क्या अभी भी निवेश करने का समय है या अब प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? आज मैं यहां इन सभी सवालों के जवाब देने आया हूं, लेकिन एक दोस्त की तरह। मैं आपको कोई शेयर बेचने नहीं आया हूं और न ही कोई टिप देने आया हूं। आज हम और आप मिलकर इस सेक्टर की गहराई में उतरेंगे। हम सतह पर तैरेंगे नहीं, हम समुद्र की गहराई में गोता लगाएंगे। मेरे पास एक बहुत ही गहरी रिसर्च रिपोर्ट है। इसमें पिछले 10 सालों का डेटा है, सरकार की नीतियों का विश्लेषण है, कंपनियों की बैलेंस शीट का सच है, और सबसे जरूरी एक ऐसा वैल्यूएशन मॉडल है जो आपको सही और गलत भाव की पहचान कराएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने और अपने परिवार के आर्थिक भविष्य को लेकर गंभीर हैं, तो आज का ये समय मेरे साथ बिताइए। हो सके तो एक डायरी और पेन ले लीजिए, क्योंकि आज हम जो बातें करेंगे वो आपको किसी न्यूज चैनल पर शायद ही सुनने को मिले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटते हैं, तभी हम आज की तस्वीर को समझ पाएंगे। दोस्तों, आजादी के बाद से ही भारत की रक्षा नीति एक डर और मजबूरी पर आधारित थी। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र तो थे, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हम दूसरों पर निर्भर थे। चाहे फाइटर जेट हो, पनडुब्बी हो या सैनिकों के लिए एक साधारण राइफल, हर छोटी बड़ी चीज के लिए हमें रूस, फ्रांस या अमेरिका की तरफ देखना पड़ता था। हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक थे, यानी खरीदार। हमारा अरबों डॉलर हर साल विदेश चला जाता था। लेकिन फिर वक्त का पहिया घूमा। साल 2014 के बाद देश ने एक नई सोच अपनाई, आत्मनिर्भरता की सोच। सरकार ने फैसला किया कि अब हम हथियार खरीदेंगे नहीं बल्कि बनाएंगे, और न सिर्फ अपने लिए बनाएंगे बल्कि दुनिया को बेचेंगे भी। शुरुआत में लोगों को ये मजाक लगा। सबने कहा कि भारत जैसा देश जहां सुई तक बाहर से आती है, वहां फाइटर जेट कैसे बनेगा। लेकिन आज आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं। जरा इन आंकड़ों को ध्यान से सुनिएगा। साल 2013 और 14 में हमारा कुल रक्षा निर्यात यानी दूसरे देशों को बेचा गया सामान मात्र 686 करोड़ रुपए था। जी हां, सिर्फ 686 करोड़। इतने बड़े देश के लिए ये आंकड़ा शर्मनाक था। लेकिन आज वित्त वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार ये आंकड़ा बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जरा सोचिए, 600 करोड़ से सीधे 23,000 करोड़। ये कोई 10 या 20% की बढ़ोतरी नहीं है, यह 34 गुना की छलांग है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये एक बदलाव है, एक पैराडाइम शिफ्ट है। आज फिलीपींस जैसा देश अपनी सुरक्षा के लिए भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। आर्मेनिया जैसा देश अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम ले रहा है। अमेरिका जैसा सुपर पावर देश आज हमारी कंपनियों से विमानों के पुर्जे खरीद रहा है। ये भरोसा एक दिन में नहीं बना है, इसके पीछे हमारी कंपनियों की मेहनत और हमारे वैज्ञानिकों का दिमाग है। अब बात करते हैं आने वाले कल की। क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई? जी नहीं, ये तो अभी शुरुआत है। एक ताज़ा बाजार विश्लेषण बताता है कि साल 2023 में हमारा एरोस्पेस और रक्षा बाजार लगभग 26.78 अरब डॉलर का था, और अनुमान है कि साल 2032 तक ये बढ़कर 48.41 अरब डॉलर तक हो जाएगा। यानी अगले 7 से 8 सालों में ये इंडस्ट्री दोगुनी होने वाली है। अब आप पूछेंगे कि सारथी ये ग्रोथ आएगी कहां से?
पैसा कौन खर्च करेगा? जवाब है हमारी सरकार। सरकार ने अपनी तिजोरी का मुंह रक्षा क्षेत्र के लिए खोल दिया है। वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए रक्षा बजट को बढ़ाकर 7.84 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये पिछले साल के मुकाबले 15.3% ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, बजट का साइज जरूरी नहीं होता। जरूरी ये होता है कि पैसा खर्च कहां हो रहा है। पहले बजट का ज्यादातर हिस्सा वेतन और पेंशन में चला जाता था, लेकिन अब सरकार ने कैपिटल आउटले बढ़ाया है। कैपिटल आउटले का मतलब है वो पैसा जिससे नई मशीनें खरीदी जाएंगी, नए जहाज खरीदे जाएंगे, आधुनिक तकनीक खरीदी जाएगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सरकार ने एक नियम बना दिया है जिसे हम कहते हैं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची। नाम थोड़ा भारी है, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। सरकार ने हजारों ऐसे सामानों की एक लिस्ट बना दी है, जैसे हल्के टैंक, हेलीकॉप्टर, रडार और गोला बारूद, और कह दिया है कि एक निश्चित तारीख के बाद इन सामानों को विदेश से मंगाना मना है। मतलब हमारी सेना को ये सामान सिर्फ और सिर्फ भारतीय कंपनियों से ही खरीदने होंगे। सोचिए दोस्तों, ये हमारी कंपनियों के लिए कितना बड़ा अवसर है। उनके लिए बाजार सुरक्षित कर दिया गया है, प्रतिस्पर्धा कम कर दी गई है। यही कारण है कि आज HAL और BEL जैसी कंपनियों के पास इतने ऑर्डर्स हैं कि अगले 5 साल तक अगर उन्हें नया काम न भी मिले तो भी उनकी फैक्ट्रियां दिन रात चलेंगी। चलिए अब थोड़ी गहराई में चलते हैं और बात करते हैं उन कंपनियों की जो इस बदलाव का फायदा उठा रही हैं। इस सेक्टर को समझने के लिए हम इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहले हैं हमारे पुराने और मजबूत सरकारी हाथी, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जिसे हम PSU कहते हैं, और दूसरे हैं हमारे नए और फुर्तीले प्राइवेट चीते। अक्सर निवेशकों को लगता है कि सरकारी कंपनियां सुस्त होती हैं, वहां काम धीरे होता है, लेकिन डिफेंस सेक्टर में यह धारणा अब बदल रही है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, यानी HAL। यह कंपनी भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। आप तेजस फाइटर जेट का नाम तो सुना होगा, उसे यही कंपनी बनाती है। सिर्फ तेजस ही नहीं, ध्रुव हेलीकॉप्टर हो या प्रचंड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, सब HAL की फैक्ट्रियों से निकलते हैं। वित्तीय नजरिए से देखें तो यह कंपनी एक हीरा है। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE 33.9% है। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना ज्यादा रिटर्न होना एक चमत्कार से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद इन पर कर्ज लगभग ना के बराबर है। इनके पास करीब 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर्स अभी हाथ में हैं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी कंपनी की, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। मैं इसे डिफेंस का दिमाग कहता हूं। देखिए, मिसाइल बनाना आसान है, जहाज बनाना भी आसान है, लेकिन उस मिसाइल को यह बताना कि दुश्मन कहां है और सटीक निशाना कैसे लगाना है, यह काम इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। BEL रडार बनाती है, सेंसर बनाती है, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाती है। चाहे मिसाइल आकाश हो या जहाज विक्रांत, उसके अंदर का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम BEL का होता है। इस कंपनी का मुनाफा कमाने का तरीका काबिल तारीफ है। इनका ROCE 38.9% है, जो इस पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। ये वो सरकारी कंपनियां हैं जिन्होंने खुद को वक्त के साथ बदला है। अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर पर। यहां कहानी थोड़ी अलग है और थोड़ी ज्यादा रोमांचक भी। पिछले कुछ सालों में प्राइवेट कंपनियों ने दिखा दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। डेटा पैटर्न्स, जेन टेक्नोलॉजीज, सोलर इंडस्ट्रीज, ये वो नाम हैं जिन्होंने निवेशकों को मालामाल किया है। जेन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ये कंपनी ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है। आज के युद्ध में, जैसा हमने यूक्रेन और रूस की लड़ाई में देखा या इजरायल में देखा, बड़े बड़े टैंक फेल हो गए, लेकिन छोटे छोटे ड्रोन ने बाजी मार ली। जेन टेक्नोलॉजीज इसी भविष्य की तैयारी कर रही है। ये सेना को ट्रेनिंग देने वाले सिमुलेटर भी बनाते हैं। इन प्राइवेट कंपनियों की रफ्तार बहुत तेज है। इनकी ग्रोथ 25 से 30% सालाना है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक निवेशक को सावधान होने की जरूरत है। रफ्तार अच्छी है, कहानी अच्छी है, लेकिन क्या भाव अच्छा है? यही हमारा अगला और सबसे जरूरी पड़ाव है। वैल्यूएशन, यानी सही कीमत की पहचान। दोस्तों, शेयर बाजार में एक कहावत है, भाव भगवान है। कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, सोना ही क्यों न बनाती हो,
लेकिन अगर आप उसे गलत दाम पर खरीदेंगे तो आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। आज डिफेंस सेक्टर में भी यही हो रहा है। कुछ शेयर बहुत महंगे हो चुके हैं और कुछ अभी भी सही दाम पर हैं। आपकी मदद के लिए मैंने एक सिस्टम बनाया है जिसे हम वैल्यूएशन हीट मैप कहते हैं। इसे ध्यान से समझिए। हम कंपनियों को 3 जोन में बांटते हैं। पहला है रेड जोन, यानी ओवरहीटेड जोन। यहां वो कंपनियां आती हैं जिनका भाव आसमान छू रहा है, जैसे डेटा पैटर्न्स या जेन टेक्नोलॉजीज और पारस डिफेंस। इनका पीई रेशियो 60, 70 या 80 के पार जा चुका है। बाजार ने इनकी अगले 3-4 साल की कमाई को आज ही के भाव में जोड़ लिया है। निवेशक ये मानकर चल रहे हैं कि इन कंपनियों में कभी कोई गलती नहीं होगी, सब कुछ परफेक्ट होगा। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। इसे हम एग्जीक्यूशन रिस्क कहते हैं। मान लीजिए कंपनी को ऑर्डर तो मिला, लेकिन कच्चा माल नहीं मिला या बनाने में देरी हो गई। तो जैसे ही एक तिमाही का रिजल्ट खराब आएगा, ये शेयर 20 से 30% टूट सकते हैं। इसलिए अगर आप एक सुरक्षित निवेशक हैं, तो इस रेड जोन में एक मुश्त पैसा लगाने से बचें। यहां फोमो यानी छूट जाने के डर में निवेश न करें। दूसरा है येलो जोन, यानी फेयर जोन, सही दाम। यहां हमारी दिग्गज कंपनियां आती हैं, जैसे HAL, BEL और GRSE। इनका पीई रेशियो 30 से 50 के बीच है। ये न बहुत सस्ती हैं और न ही बहुत महंगी। इनके पास बाजार में एक तरफा राज है, जिसे हम मोनोपोली कहते हैं। इनकी कमाई स्थिर है और डिविडेंड भी अच्छा मिलता है। ये वो शेयर हैं जिन्हें आप अपने पोर्टफोलियो की नींव बना सकते हैं। जब भी बाजार गिरे 10% या 20%, आप इन्हें थोड़ा थोड़ा करके जमा करें। इसे हम SIP कहते हैं। ये कंपनियां आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएंगी, लेकिन लंबे समय में कंपाउंडिंग की ताकत से आपकी दौलत को सुरक्षित रखेंगी और बढ़ाएंगी। तीसरा है ग्रीन जोन, यानी अट्रैक्टिव जोन, छिपे हुए अवसर। यहां वो छोटी कंपनियां आती हैं जिन पर अभी बड़े निवेशकों की नजर नहीं पड़ी है। कुछ ऐसे कंपोनेंट बनाने वाले जो मिसाइल के छोटे पुर्जे बनाते हैं या पनडुब्बी के वॉल्व बनाते हैं। यहां जोखिम ज्यादा है, लेकिन रिटर्न की संभावना भी सबसे ज्यादा है। स्मार्ट मनी अब इन छोटे शेयरों को ढूंढ रहा है। तो दोस्तों, सीख क्या मिली? सीख ये है कि पूरा डिफेंस सेक्टर महंगा नहीं है और पूरा सेक्टर सस्ता भी नहीं है। आपको भीड़ चाल से बचना है। सिर्फ इसलिए नहीं खरीदना कि पड़ोसी ने खरीदा है या टीवी पर किसी ने बोला है। आपको वैल्यूएशन देखना है। अब मैं आपको इस सेक्टर के एक बहुत बड़े जाल के बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें अक्सर नए निवेशक फंस जाते हैं। इसे हम कहते हैं लंपी अर्निंग्स का जाल, यानी असमान कमाई। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोचीन शिपयार्ड को सरकार से 10,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है, नेवी के लिए जहाज बनाने का। अगले दिन सुबह अखबार में खबर छपती है, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है। हम और आप जैसे निवेशक खुश हो जाते हैं। हमें लगता है कि 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो अब कंपनी का मुनाफा तो आसमान छू जाएगा। हम जाकर शेयर खरीद लेते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये मैगी नूडल्स नहीं है जो 2 मिनट में बन जाएगा। यह युद्धपोत है। इसे बनने में 5 साल लगते हैं। पहले साल कंपनी को सरकार से सिर्फ 5 या 10% पैसा मिलता है, एडवांस के तौर पर। असली पैसा और असली मुनाफा तीसरे, चौथे या 5वें साल में बैलेंस शीट पर दिखता है। तो होता क्या है? ऑर्डर मिलने के बाद अगली 2-3 तिमाहियों तक कंपनी के प्रॉफिट में कोई बड़ा उछाल नहीं आता। निवेशक निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही और वो घाटे में शेयर बेच देते हैं। और तभी स्मार्ट इन्वेस्टर उसी शेयर को सस्ते दाम पर खरीदता है, क्योंकि उसे पता है कि असली मलाई तो 2 साल बाद मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में निवेश करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है धैर्य। यहां आपको ट्रेडर की तरह नहीं सोचना है, यहां आपको बिजनेस पार्टनर की तरह सोचना है। तिमाही दर तिमाही रिजल्ट मत देखिए, साल दर साल का ट्रेंड देखिए। ऑर्डर बुक को देखिए और ये देखिए कि काम समय पर पूरा हो रहा है या नहीं। चलिए अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। अगले 5 या 10 सालों में डिफेंस सेक्टर में क्या होने वाला है? नई थीम्स क्या हैं? दोस्तों, टैंक और तोप अब पुराने जमाने की बात हो गई है। भविष्य 3 चीजों का है। पहला है स्पेस टेक्नोलॉजी,
यानी अंतरिक्ष। अगला युद्ध जमीन पर नहीं, अंतरिक्ष में लड़ा जाएगा। दुश्मन पर नजर रखने के लिए, सटीक निशाना लगाने के लिए सैटेलाइट्स की जरूरत होगी। सरकार ने योजना बनाई है कि 2030 तक 52 नए जासूसी उपग्रह छोड़े जाएंगे। जो कंपनियां सैटेलाइट के पार्ट्स बनाती हैं, रॉकेट बनाती हैं, वो आने वाले समय की मल्टीबैगर हो सकती हैं। दूसरा है ड्रोन और एंटी ड्रोन। आज छोटे से छोटा देश भी महंगे फाइटर जेट को एक सस्ते ड्रोन से गिरा सकता है। भारत में भी ड्रोन का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, न सिर्फ सेना के लिए बल्कि निगरानी के लिए भी। तीसरा बड़ा अवसर है MRO, यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। सरल भाषा में कहें तो विमानों का गैरेज। आज हमारे देश में हजारों हवाई जहाज हैं, सेना के भी और पैसेंजर भी। इन्हें ठीक कराने के लिए अभी हमें विदेश जाना पड़ता है। सरकार चाहती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिपेयर हब बने। नागपुर और नोएडा में MRO हब बन रहे हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां कभी मंदी नहीं आती, क्योंकि जहाज उड़ेगा तो खराब भी होगा और ठीक भी कराना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। जोखिम क्या हैं? चुनौतियां क्या हैं? हमें केवल अच्छी अच्छी बातें नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती है तकनीक की। आज भी हम अपने फाइटर जेट तेजस के लिए इंजन खुद नहीं बना पाते। हमें अमेरिका की कंपनी GE पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर कल को भू राजनीति बदली और अमेरिका ने इंजन देने से मना कर दिया तो हमारे प्रोजेक्ट्स लटक सकते हैं। दूसरी चुनौती है रिसर्च की कमी। हमारी सरकारी कंपनियां अभी भी रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत कम पैसा खर्च करती हैं दुनिया की तुलना में। हम अभी भी नकल करने में आगे हैं, नई खोज करने में थोड़े पीछे हैं। तीसरी चुनौती है कुशल लोगों की कमी। ड्रोन बनाने के लिए, AI सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें जिस तरह के इंजीनियर चाहिए, उनकी देश में भारी कमी है। ये वो जोखिम है जिन पर आपको नजर रखनी होगी। तो दोस्तों, अब हम इस सफर के अंत पर आ गए हैं। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, ये कहानी अभी शुरू हुई है। ये कोई 2-4 साल का बुलबुला नहीं है। ये अगले 10 से 15 साल की एक लंबी यात्रा है। दूसरी बात, भाव को सम्मान दें। कंपनी से प्यार न करें, उसके वैल्यूएशन को देखें। लाल जोन से दूर रहें और पीले या हरे जोन में मौके तलाशें। तीसरी बात, अपने पोर्टफोलियो में जगह दें। डिफेंस सेक्टर को अपने निवेश का एक हिस्सा जरूर बनाएं, लेकिन अपना पूरा पैसा सिर्फ एक ही सेक्टर में न लगाएं। विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, युद्ध सीमा पर लड़े जाते हैं, सैनिक अपनी जान की बाजी लगाते हैं, लेकिन उन युद्धों को जीतने के लिए हथियार फैक्ट्रियों में बनते हैं। हमारी फैक्ट्रियां अब जीतने के लिए तैयार हैं। हमारा देश अब आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि क्या आप इस तरक्की का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, जाने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, जिसे एक डिस्क्लेमर कहते हैं। मैं आपका दोस्त हूं, आपका सारथी हूं, लेकिन मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आज हमने यहां जिन भी कंपनियों का नाम लिया, जैसे HALBEL या जेन टेक्नोलॉजीज, या जिन भी वैल्यूएशन जोन्स की बात की, वो सब पूरी तरह से आपको सिखाने के लिए था। ये मेरी अपनी रिसर्च और पढ़ाई है। इसे निवेश की सलाह मानने की गलती बिल्कुल न करें। शेयर बाजार में जोखिम होता है। जो आज ऊपर है वो कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए अपनी गाढ़ी कमाई को निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। पढ़ें, लिखें और अपने प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। क्योंकि मेरा मकसद आपको टिप देना नहीं है, मेरा मकसद आपको सक्षम बनाना है, ताकि आप खुद सही फैसले ले सकें। इन्वेस्ट्रेड सारथी के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आज का ये गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। सीखते रहिए, क्योंकि जब सीखेगा इंडिया तभी तो सही निवेश करेगा इंडिया। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।